आज पार्ट 2 का रिवीजन का भाग 2 है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने विमीय सूत्र, मात्रक और विमीय सूत्र से संबंधित जो सवाल थे वो हल कर लिए। चूंकि अर्धवार्षिक परीक्षा पास है तो हम इसका रैपिड रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। अभी इसमें त्रुटि बची है आपकी, एक आपका सार्थक अंक बचा है और एक आपका पूर्णांकन बचा है। तीनों पढ़ते ही आपका पाठ कंप्लीट हो जाएगा। बाद में हम तीसरे पाठ की तरफ चलेंगे, उसमें हम वेग, त्वरण और वो सारी चीजें प्रक्षेप की गति उन सब का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो त्रुटि क्या है कि हम एक तो होता है आपका प्रायोगिक मान और एक होता है आपका रियल मान। मान लो हमारे पास में किसी वस्तु को तौलने के लिए बाट का उपयोग किया जाता है, तो आपको कितने किलो सामान खरीदना है? 1 किलो सामान खरीदना है। लेकिन जब आप कोई मान लो सब्जी वाला है, उससे कहते हो 1 किलो आलू दे दें, तो 1 किलो आलू तब पूरा होगा जब उसका कांटा और ये वाला कांटा दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। तब हम उसे कहते हैं कि ये 1 किलो एकदम सही सीमा है। तो वो तो हो गया आपका कौन सा मान? रियल मान। लेकिन वो जब तोलता है तो तोल के कारण भी जो ग्राहक होगा वो कम तोलेगा नहीं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करता है, तो वो हमें जो वैल्यू देगा तो वो कितनी हो जाएगी? 1 किलो कितनी होगी भाई लोगों? 200 ग्राम। अब फूल गोभी है, तो फूल गोभी का टुकड़ा बड़ा है, तो अब वो भी सब समस्या के अंदर फंस गया कि मेरे को देनी कितनी है? 1 किलो। कम दे देंगे तो कम ही लेगा नहीं, तो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो रियल जो वैल्यू है वो तो कितनी है? 1 किलो। लेकिन उसने हमें दिया कितना? 1 किलो 200 ग्राम। तो ये हो गया उसका प्रायोगिक मान और ये हो गया इसका रियल मान। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कह देते हैं कि भाई एरर कितना आ गया? 200 ग्राम का एरर आ गया। इसे बोला जाता है त्रुटि। अब जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको पता है कि हर एक प्रैक्टिकल की आपको कितनी रीडिंग लेनी पड़ती है? 5 रीडिंग लेनी पड़ती है। 5 रीडिंग इसलिए लेते हैं कि जो एरर आएगा, एरर तो पक्का आना है प्रयोग के अंदर, तो उस एरर को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। हम इस त्रुटि के मान को 0 नहीं कर सकते, लेकिन इसको जितना हो सके उतना क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए 5 बार रीडिंग लेते हैं। फिर 5 बार रीडिंग लेने के बाद में उन सब का क्या ज्ञात किया जाता है? औसत ज्ञात किया जाता है। औसत जो आता है उसे क्या मान लेते हैं कि यही क्या है आपका रियल मान। समझ में? तो होता क्या है कि किसी वस्तु के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है। त्रुटि का मान माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन त्रुटि का मान 0 नहीं हो सकता। हर चीज के अंदर एरर होता ही है। जैसे ये ऊपर घड़ी लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है, तो हम ये देखते हैं कि भाई 5 और 6 के बीच के अंदर खाली स्थान है, ठीक है। और मान लो घड़ी की सुई देखो अभी ना तो 3 के ऊपर है और ना 2 के ऊपर है। अब अगर तुमसे टाइम पूछा जाए तो अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए, जैसे मान लो ये घड़ी है यहाँ पर बनी हुई, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब मान लो जो घड़ी की सुई है वो इस तरीके से है इन दोनों के बीच के अंदर, और तुमसे पूछ लिया जाए भाई कितनी मिनट हुई है, तो तुम क्या कहोगे कि 5 और 10 के बीच के अंदर है मिनट। या तो तुम कह दोगे कि भाई 8 मिनट हुई है, या तुम कह दोगे 9 मिनट हुई है। लेकिन वास्तविकता के अंदर अगर इसको और गहराई से पढ़ा जाए तो भाई ये कितनी मिनट हुई है? 9 मिनट 52 सेकंड और 40 मिली सेकंड हुए हैं। तो ये इसका सटीक मान है उदाहरण के लिए। लेकिन हमने कितना बता दिया का मान कितना हो गया? 9 मिनट हुई है, लगभग हुई है। तो ये 9 मिनट सही मान नहीं है। सही मान तो इतना होगा कि 9 मिनट 52 सेकंड 44 मिली सेकंड। तो हमने हमारे मान के अंदर जो गणती उत्पन्न की उसी को हम क्या कहते हैं? त्रुटि। अब त्रुटि उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया है, जैसे मान लो तुमसे मैंने टाइम पूछा तो तुम्हारे अनुभव के अंदर कमी हो सकती है। तो मैंने टाइम देखा कि ये तो 3 के पास में मतलब 15 हो गए, लेकिन वो 14 हुए असली के अंदर। तो तुम्हारा क्या है? अनुभव कम है। या ये हो सकता है कि इस घड़ी के अंदर कोई मिस्टेक हो, तुम्हारे यंत्र के अंदर कोई मिस्टेक हो। तो इस तरीके से त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है। तो हम त्रुटि को 0 नहीं कर सकते, लेकिन इसे क्या कर सकते हैं? और ये कम कैसे होगा? जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे इसका मान कम होता जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि त्रुटि का मान जो है वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो फिर एकदम तुम असली मान ही बताने लग जाओगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हर चीज के अंदर त्रुटि होती है और त्रुटि को कम किया जाता है। हम जब प्रयोग करते हैं तो मिनिमम कितने एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक के ऊपर 5 बार करते हैं, फिर 5 का एवरेज ले लेके जो वैल्यू आती है वो हमारा
रियल मान मान लेते हैं। जिस प्रकार हम ठोस पढ़ते हैं तो प्रकृति के अंदर कोई भी चीज है वो ठोस नहीं है, लेकिन जो पत्थर बाटे हैं उनको हम ठोस मान के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आदर्श चीज होना अलग बात है और लगभग होना एक अलग बात है। तो हमें यह देखना है कि जो त्रुटि आपके कोर्स के अंदर सवाल के ऊपर आधारित है वो कितने प्रकार की है। माध्य त्रुटि, एक अपेक्षिक जिसे क्या कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि, और एक आपकी आ जाती है मंजी प्रतिशत त्रुटि। इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल करा दूंगा, ठीक है। तो आप ये फिर कॉपी के अंदर करो सवाल, मैं डाटा देता हूँ आपको, इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, उसमें आपको तीनों चारों चीजें कवर हो जाएगी। देखो हम एकदम इजी से जो डाटा है वो लेते हैं क्योंकि हमें इसको समझना है आसानी से, ठीक है भाई लोगों। तो देखो आपको एक धावक है, पहले समझ लेना, ये एक रनर दौड़ने का ट्रैक है, ठीक है। रनिंग ट्रैक है और जो दौड़ है वो कहाँ से चालू होती है, यहाँ पर चालू होगी, और जो धावक है वो इस ट्रैक के ऊपर दौड़ के और वापस कहाँ पहुंचेंगे, इसके ऊपर पहुंचेंगे। और इन्हें 5 चक्कर लगाने हैं, फिर 5 चक्कर के अंदर टाइम नोट करते हैं, देखते हैं इनका एवरेज टाइम किस प्रकार से निकलता है। लेकिन जो आदमी घड़ी के अंदर टाइम देख रहा है वो अनुभव ही नहीं, तो वो मिस्टेक तो करेगा टाइम देखने में। तो देखो 4 जने दौड़ रहे हैं, कितने जने दौड़ रहे हैं, 5 जने दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है, मैं डाटा एकदम सरल ले रहा हूँ, ठीक है। तो टाइमिंग के अंदर पहला टाइम है आपके पास में कितने सेकंड, 24 सेकंड, 200 मीटर का ट्रैक है, ज्यादा नहीं है। फिर आपको लग जाते हैं कितने, 26 सेकंड। फिर वो कहता है भैया कितने लगे, 28 सेकंड। फिर वो कहता है कितने लगे, 30 सेकंड। और फिर वो कहता है कितने लगे, 32 सेकंड। इन सब के अंदर कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य है, उसने गलती कुछ न कुछ करके बताई है। तो आपको कहा जा रहा है कि इसके अंदर आपको 3 चीजें ज्ञात करनी है। एक तो आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य त्रुटि का मान ज्ञात करो। नंबर 2 आप इसके अंदर क्या ज्ञात करो, निरपेक्ष, और ये अलग होती है, थोड़ी अलग होती है लेकिन इसको पढ़ते साथ नहीं है। फिर आपको क्या ज्ञात करनी है, अपेक्षित, और 4 नंबर आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रतिशत त्रुटि। तो देखो भाई लोगों, अगर हम सबसे पहले अगर आपको ये कह देता ना कि आपको क्या फाइंड करनी है, प्रतिशत त्रुटि फाइंड करनी है, तो भी आपको ये तीनों चीजें तो पहले ज्ञात करनी ही पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ प्रतिशत के ऊपर आते हैं। लेकिन ये बढ़िया है कि इसने कह दिए तो हम इनको ज्ञात भी करेंगे, नंबर भी मिलेंगे। देखो जब आप माध्य त्रुटि ज्ञात करते हो तो माध्य त्रुटि का मतलब क्या है कि आपको इन सभी का क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात कैसे होता है, जैसे इसको तुम कह दो ये हमारा डाटा A1 है, ये तुम्हारा डाटा A2 है, ये डाटा A3 है, ये डाटा A4 है, और ये डाटा क्या है, A5 है। और जो औसत होता है उसे हम कह देते हैं कि ये A का क्या है, बार है। जैसे हम 10वीं के अंदर पढ़ते थे, ऊपर बार लग गया तो वो औसत बन जाता है। तो औसत का सूत्र क्या होता है कि कुल बटा राशियों की संख्या, कुल बटा राशियों की संख्या। अब कुल का मतलब इन सभी को जोड़ना है, और बटे के अंदर राशियों की संख्या मतलब 5 है तो 5 का भाग करना है। तो आप क्या कह दोगे, 24, 26, 28, 30 और 32, और बटे के अंदर 5। जब आप इन सभी को जोड़ते हो तो देखो ये दोनों आपस के अंदर जुड़ेंगे तो 50 बन गया, और ये दोनों आपस के अंदर जुड़ेंगे तो 50 और 60 बन गए। ये दोनों बन गए 50 और प्लस ये दोनों बन गए 60, और ये 30 का 30 बढ़ाइए, और बटे के अंदर तो ये आ जाएगा आपके पास में 140 बटे 5 बराबर 28। ये इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, क्यों, क्योंकि हमें पता है सबके अंदर 2-2 का अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो जो माध्य निकलेगा वो बीच वाली संख्या ही आएगी। तो उत्तर कितना आना चाहिए था, 28। तो खैर हमने ये निकाल लिया कि आपका जो माध्य त्रुटि है वो कितनी आ गई, औसत कितना आ गया, 28 आ गया। ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। 2 नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या ज्ञात करनी है, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला मैंने पहले आपको बताया था कि इसे हम कह देते हैं A1 मोड से, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आती है वो आपका आता है कि जो माध्य है उसके अंदर से जो A1 है उसको माइनस कर दो, और ये मोड है। इन 2 डंडियों का जो मतलब है वो ये है कि इसके अंदर आपका मान जो भी आएगा, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो वो कैसा निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये पहला करके बताता हूँ, मैं यहाँ कर लेते हैं। तो आपके पास में डेल्टा A1 का जो मान है वो कितना आएगा कि 28 के अंदर से
24 को घटाया तो कितने बच गए 4। फिर आपको याद करना है डेल्टा A2, तो 28 माइनस 26 कितना आ गया 2। फिर हम कह देंगे A3 का मान 28 माइनस 28 बराबर कितना हो गया 0, और A4 का मान 28 माइनस 30 कितना हो गया माइनस का 2, लेकिन ये जो दो डंडी है वो उसको क्या कर देगी प्लस कर देगी, तो इसका मान कितना हो गया 2। और A5 का मान कितना हो जाएगा 28 माइनस 32 माइनस का 4, लेकिन इन दो डंडियों के कारण क्या हो गया प्लस का हो गया। तो ये आपकी क्या आ गई निरपेक्ष त्रुटि। अब अपेक्षित निरपेक्ष जो है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि इन सभी को जोड़ना पड़ता है, इन सभी को जोड़ के और किसका भाग दे देते हैं, किसका भाग देंगे सभी को जोड़ के राशियों की संख्या का, तो इन सभी को जोड़ देते हैं। इनकी तो याद करके आया हुआ है, इसे हम कह देते हैं डेल्टा AN का भाग, और यहाँ ये मोड मतलब होते हैं। इन सभी को जोड़ दो, मतलब डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 और प्लस डेल्टा A5, और बट्टे के अंदर भाग कितना देंगे 5 का। तो देखो 4 और 4 8, 2 10 और 2 12, तो 12/5 इसका आंसर आ जाएगा कितना आपके पास में 2.4। नहीं आपसे क्या मिल गया अपेक्षित त्रुटि। अब हमें क्या याद करनी है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी, प्रतिशत त्रुटि के अंदर हमें कैसे निकालना है, ये आ गया कितना 2.4, और आपके पास में ये जो माध्य निकल के आया था वो कितना है 28, तो इसका हम इसके अंदर क्या दे देंगे भाग गुणा कर देंगे इससे 200 की प्रतिशत त्रुटि समझ निकालेंगे। हाँ बोल दो। और सर 4 और 2 माइनस कितने आएंगे क्या कौन से, तो ये मोड है ना, ये मोड प्लस का अगर तो करता है, ये तो बता रहा हूँ इसमें से प्लस का होगा समझ गया बात। तो एक सवाल तुम लिखो, एक सरल सा सवाल बता रहा हूँ लिखो। लिखो तुम्हें डाटा दे रखा है, अपेक्षित त्रुटि के अंदर इस D का भाग लेना पड़ता है, जो यहाँ पे आया है ना 28 का भाग होता है माध्य, जो यहाँ ज्ञात किया था ना माध्य, इसी का भाग लगाना है 28 का। फिर जो आंसर आएगा उसी को परसेंट से गुणा करके परसेंटेज निकालते हैं। एक और लिखो, मैं बताता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से। लिखो A1 A2 A3 A5 A5 के मान लिखो, बोलना होगा इनके मान बोलता हूँ। लिखो 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14। तो ये चालू हो गया। सबसे पहले माध्य त्रुटि निकाल लो, कैसे निकलेगी माध्य त्रुटि, तो सरल है। माध्य त्रुटि निकालो, खाली माध्य निकालना। माध्य कितना है बता, 13 आएगा, 13 आएगा 12 आएगा 12 आएगा, बीच के अंदर 12 है 12 ठीक है। दोनों में कौन सी थी तो सबसे पहले माध्य निकाल लिया, माध्य त्रुटि आ गई कितनी 12। फिर ज्ञात करते हैं निरपेक्ष। तो देखो निरपेक्ष कैसे निकालेंगे, तुम करते रहो तुम्हारा डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 12 में से ये आ गया 2, 12 में से 11 गया 1, 12 में से 12 0, 12 में से 13 1, 12 में से 14 2। अब निरपेक्ष माध्य निकालना है, इसका माध्य निकालेंगे निरपेक्ष माध्य। तो निरपेक्ष माध्य कितना आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5 का तो 2 और 1 3 और 3 6/6। और इसका मान कितना आ गया तुम्हारे
3.2 1.2 निरपेक्ष में नीचे भी 5 लाख है। तो निरपेक्ष माध्य है। अब नीचे निकालेंगे आपेक्षिक, वो आपेक्षिक के अंदर करना है। आपेक्षिक पहले निरपेक्ष, उसके बाद में निरपेक्ष का माध्य ज्ञात करना है। अब आपेक्षिक ज्ञात करो। आपेक्षिक क्या है? आपेक्षिक में उसका इसका मान लेना है 28 के अंदर 1.2 आपेक्षिक में 28 का 1.2 का मान लेना है। आपेक्षिक ज्ञात करो। ये आपेक्षिक का मतलब होता है सापेक्षिक हम तुलना करेंगे। तुलना किसके साथ में करेंगे? जो बड़ा मान होगा उसके साथ में तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे? इसकी। तो आपेक्षिक त्रुटि का मान कितना होता है? दूसरा सवाल है सर, ये दूसरा सवाल है। ये दूसरा मान लेने वाला है ये यहाँ है 10 है 10। तो इनकी तुलना करते हैं। देखो तो ये ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, ये जो ज्ञात किया है ना, इसे कह देंगे डेल्टा an का बार। तो ये आ जाएगा डेल्टा an का बार और बटे के अंदर an। ये मान देंगे ना a बार का 10 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1.2 बटे के अंदर 12। तो इसका मान आ जाएगा तुम्हारे पास ये बटे 10 या 0.1 है 0.1। और अब निकलेगी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत कैसे निकलेगी? आपेक्षिक गुना 100%। आपेक्षिक गुना 100%। आपेक्षिक का मान कितना था? 1/10 और ये 100% तो मान कितना आ जाएगा? 10%। समझ गया? देखो सबसे पहले तुम्हें क्या याद करना है और वापस मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले माध्य याद करना है। क्या याद करना है? एक नंबर स्टेप होगा माध्य याद करेंगे। माध्य का मतलब an का बार याद कर लिया, ठीक है। 2 नंबर याद करेंगे क्या? निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब डेल्टा an का मान याद कर लिया। तीसरा याद करेंगे निरपेक्ष माध्य। निरपेक्ष का माध्य, ये जो डेल्टा वाले आएंगे ना, इन सब का माध्य याद करेंगे। बटे की क्या लगाएंगे? संख्या। जितनी संख्या है वो संख्या लगा देंगे 5 से जो भी है। लेकिन जब आपेक्षिक ज्ञात करते हैं तो आपेक्षिक के अंदर हमें क्या ज्ञात करनी होती है? तुलना करनी पड़ती है। क्या करनी है? तुलना। तुलना किसकी करेंगे? निरपेक्ष माध्य बटा ये जो माध्य आया था सबसे पहले इसकी करेंगे। और बाद में क्या निकालना पड़ता है? प्रतिशत। तो प्रतिशत के अंदर क्या करना है? इसको 100 से गुणा करना है। तो हम क्या लिखेंगे? आपेक्षिक गुणा 100%। निरपेक्ष माध्य जैसे डेल्टा के आए ना मान, इनका माध्य ज्ञात करना है। पहले तो संख्याओं का माध्य a1 a2 a3 का माध्य, फिर उस माध्य से हम निरपेक्ष निकालना, फिर निरपेक्ष संख्या का माध्य ज्ञात करना है वापस। और ऊपर तो रखना है निरपेक्ष माध्य और नीचे पहले वाला माध्य। इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो क्या जाएगा? आपेक्षिक। और आपेक्षिक को 100 से गुणा करने में क्या जाएगा? ऐसे। ठीक। अब इसके अंदर एक पढ़ लेते हैं पूर्णांकन। पूर्णांकन के 3 नियम है। देखो तुम्हें क्या लिखा है कॉपी के अंदर तो पढ़ते हैं। पूर्णांकन देखो, उसके बाद में हम सार्थक अंक करते हैं। पूर्णांकन में एकदम छोटा सा टॉपिक है। देखो देख लो नियम 3 देखो। 5 से बड़ा 5 से छोटा 5 से बराबर, 5 से छोटा 5 से बड़ा 5 से बराबर और 5 ही होगा 5 सम का क्या नियम था? अगर विषम हो तो उसमें जो देते हैं और सम हो तो एक हटा देते हैं। मतलब हटा वैसे ही देते हैं। वो संख्या वैसे वैसे ही रह रहते जाते हैं, हैं। वैसे ही संख्या वैसी रहती है, ना घटाते हैं ना हटाते हैं। तो देखो भाई लोगों, ये सबसे पहली बात जो पूर्णांकन किया जाता है वो किन संख्याओं में किया जाता है? दशमलव की संख्याओं के अंदर पूर्णांकन किया जाता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? अप्रोक्सीमेशन कह देते हैं। जिससे हम क्या कहते हैं कि हमने वैल्यू क्या लिख दी? लगभग लिख दी, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर लिखी है। जैसे तुम्हें ये वैल्यू दे दी 2
1 2। तो हम जो बड़ी बड़ी फाइल होती है उनके अंदर इतनी वैल्यू बार बार लेके चलेंगे, और मान लो आपने कहीं कैलकुलेशन की और इसको गुणा करना पड़ गया आपको 135 से, तो इतनी बड़ी गुणा करोगे तो ये आपको 2 3 लग जाएंगे। फिर ये 7 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या गुणा के अंदर कहीं ना कहीं गलती आ जाएगी, तो फिर और आगे काम खत्म। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको कितना मान लेते हैं, लगभग 2.57, और इसे भी कितना लिख लेते हैं 3 से 3 को इससे मल्टीप्लाई करना 16 होता है। ठीक है, तो ये समस्या बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या के अंदर रिड्यूस करना ही तुम्हारा क्या कहलाता है, पूर्णांकन कहलाता है। अब इसके 3 नियम हैं। कितने नियम हैं पूर्णांकन के? 3 नियम हैं। तो देखो नियम समझने हैं तुम्हारे लिखे हुए हैं पहले। 3 नियम ये हैं कि जिस संख्या का पूर्णांकन करना है, जिस संख्या का क्या करना है, पूर्णांकन करना है, वो संख्या 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो क्या हो सकती है 5 से छोटी, एक हो सकती है तुम्हारी 5 से बड़ी, और एक खुद क्या हो सकती है 5। ठीक है, तो जिस संख्या का पूर्णांकन करना है वो संख्या 5 से छोटी होगी, 5 से बड़ी होगी, या खुद क्या होगी 5। अगर संख्या 5 से छोटी होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, नो चेंज कुछ नहीं करते, लेकिन उस संख्या को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। उस संख्या को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे 2.13, ये कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की। तो मैं कह दिया इसका पूर्णांकन करो 2 अंकों में, 2 अंकों में, तो तुम कहाँ से लगोगे पूर्णांकन करना, पीछे से। 4 को देखा तो तुमने ये बोल दिया कि ये संख्या कितनी होगी 2.1। अभी भी कितने अक्षर पड़े हैं, 3 पड़े हैं, तो इसका वापस पूर्णांकन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.1। तो हमने 4 अंकों की संख्या को रिड्यूस कर दिया कितने में, 2 में। और कौन से नियम की सहायता से, संख्या 5 से छोटी है तो संख्या में चेंज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन संख्या को क्या करते जाएंगे, हटा देंगे। ये नियम लिखा था। अगर संख्या 5 से बड़ी है तो संख्या हटेगी, संख्या हटेगी, लेकिन उससे अगली संख्या में क्या कर देंगे, प्लस। जैसे इसका उदाहरण बताऊं तुम्हें, तो मैं कह दिया 2.346, ये कितने अंकों की संख्या है, 4। इसका पूर्णांकन करो कितने अंकों में, 3 अंकों में। तो तुम क्या करोगे, इस संख्या का पूर्णांकन करना है, इसका क्या करना है, पूर्णांकन करना है। तो ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसको हटा दो और पहली में 1 जोड़ दो, 2.3। अगर हमें कहते हैं इस संख्या का पूर्णांकन करो कितने अंकों में, 2 अंकों में, तो हम पहले इसको करेंगे इसके अंदर कन्वर्ट, फिर इसके ऊपर आएंगे तो हमने देखा कि ये संख्या 5 है। अब तीसरा नियम ये आता है कि जिस संख्या का पूर्णांकन करना है वो खुद कितनी है, 5 है। तो उसके अंदर देखो क्या देखना है आपको, 2 संख्या देखनी है। 5 से पहले जो अंक आ रहा है उसको देखना है भाई। 5 से छोटा है तो संख्या तो हटेगी और कोई चेंज नहीं आएगा। 5 से बड़ा है तो संख्या हटाएंगे और पहले वाले को प्लस 1 कर देंगे। लेकिन अगर खुद 5 ही आ गया तो इस 5 को तो क्या करना है, हटाना ही है, लेकिन इसके पहले वाले अंक है उसको देखना है वो कैसा है तुम्हारा, या तो क्या होगा सम, या वो अंक क्या होगा विषम। अगर सम होता है तो सादा सादा हट जाएगा, एक जुड़ेगा, सम होगा तो हट जाएगा सीधा सीधा, और विषम होगा तो इसमें क्या कर देंगे प्लस 1। ये तो नियम लिखा है। तो इसके अंदर तुम देख लो तुम्हें क्या मिल गया 2.35। अब हमें इसका पूर्णांकन करना है तो तुम क्या कहोगे कि 5 को तो हमने हटा दिया, 5 से पहला अंक क्या है विषम, तो विषम का नियम क्या है प्लस 1। तो उत्तर कितना आ जाएगा ऐसे। अब तुम्हें जितने अंकों में बोले उतने अंकों में करके बताना है। जैसे तुम्हें कह दिया 3.1428561 ये पाई का मान है, ठीक है। याद कैसे रहता है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, और 112 दूनी 2 ये पाई की वैल्यू की सत्ती आ गई, ठीक है। अब तुम्हें कहते भाई लोगों ये कितने अंकों की संख्या आ गई, 2 तो 4 तो 6 तो 8 10 12 13 अंकों की संख्या है। इसको तुम कितने अंकों के अंदर कन्वर्ट करो, 7 अंकों में पूर्णांकन करो। तो तुम क्या कहोगे कि ये लास्ट वाला कितना है 4, तो ये हटा दिया, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 से कम है, नो चेंज, नो चेंज, रियली नो चेंज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो चेंज, नो चेंज, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा
3.14285 लेकिन यही हमें कह देता कि इसको तुम कितने अंकों के अंदर रिड्यूस करो, 4 अंकों में करो। तो अब देखो ये क्या है, 6 तो हटेगा ही हटेगा, लेकिन ये बड़ा है तो इसमें क्या कर देगा +1, तो ये तुम्हारी संख्या बन जाएगी कितनी 6। अब तुम इसको हटाने जाओगे तो ये हट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 9। अब 1 2 3 4 5 ये 9 हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो तुम्हारा उत्तर कितना आएगा 3.14। तुम कई बार ये पाई की वैल्यू 3.14 तो लेते हो, फिर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि ये 3.14 के आगे और है तो ये 3.15 हो जाना चाहिए था। तो उसका कारण ये है कि अगर तुम्हें कहते 3 अंकों में तोड़ो तो ये लास्ट का अंक क्या है 3 हटेगा और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी रहती है 3.14 है। अगर किसी कारणवश यहाँ पर 6 होता, मान लो पाई की वैल्यू नहीं यहाँ कितना होता 6, और तुम इसको हटाते तो हम पाई का मान 3.14 नहीं पढ़ते, हम पाई का मान 1.5 समझ आगे करनी। तो इस कारण पाई का मान 3.14 है। क्यों? क्योंकि 4 के आगे वाली जो संख्या है जब वो हटी तो वो मान से क्या थी छोटी थी, समझ गए। अब हम लास्ट कॉपी पढ़ लेते हैं इसका सार्थक अंक। तुम तुम्हारी कॉपी के अंदर देखो क्या क्या नियम लिखे थे मैंने सार्थक अंक के लिए, क्या क्या नियम लिखे थे सार्थक अंक को देख लो। भाई हमारी जो संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होगी तुम्हारी दशमलव वाली और दूसरी होगी बिना दशमलव वाली। बिना दशमलव वाली। अब दशमलव वाली जो संख्या है वो भी भाई लोगों कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है आपकी 1 से छोटी दशमलव वाली और एक होती है तुम्हारी 1 से बड़ी दशमलव वाली, और जो बिना दशमलव वाली है वो तुम्हारी 1 जैसी है। तो देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो 0 होते हैं इनकी संगति पे निर्भर करेगा कि ये सार्थक अंक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। संगति का मतलब अगर 0 अकेला है तो उसको सार्थक अंक नहीं गिनेंगे, और अगर 0 2 बिना 0 संख्याओं के बीच में आ रहा है तो उसे सार्थक अंक गिनेंगे। जैसे तुम्हें कह दिया 200 तो इसमें सार्थक अंक कितना है 1, केवल यही है क्योंकि इनकी संगति माड़ी है, समझ गए। अगर तुम्हें कह दे 2002 तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 4, क्यों? क्योंकि इनकी संगति चौखी है, इनके साथ में इन 2 के साथ में ये कह रहे हैं कि हम सार्थक अंक हैं तो तुम भी क्या हो जाओगे सार्थक अंक। पहला नियम यही है कि 0 की संगति पर निर्भर करेगा तो वो सार्थक अंक है कि नहीं। अगर 0 अकेला बैठा है तो उसको सार्थक अंक नहीं गिनना, अगर 0 2 नॉन 0 के बीच में आता है तो उसे सार्थक अंक गिनेंगे। समझ में आ गई? ये नियम भी खत्म, सार्थक अंक भी खत्म। जैसे तुम्हें कह दे बताओ कितने सार्थक अंक है? 6 यहाँ 2 तो 4 तो 6। इसको नहीं गिनेंगे, क्या नहीं गिनेंगे? क्यों? क्योंकि इसकी संगति माड़ी है, समझ में आ गई? और इनको गिनेंगे तीनों को, क्यों? क्योंकि इनकी संगति क्या है चौथी। तो रूल नंबर 1 और सबसे जोरदार नियम यही है कि 0 वही गिनने हैं जिनकी संगति नॉन 0 के साथ में, ठीक है। अब ये इनका कंप्लीट हो गया पूरा करना, इनके अंदर और कोई नियम नहीं है। अब दशमलव वाली 2 प्रकार की संख्या है, एक तो 1 से छोटी और दूसरी 1 से बड़ी। तो देखो 1 से छोटी संख्या इस प्रकार की होगी, यही तो है। एक से बड़ी ऐसी होगी, ऐसी संख्या, ठीक है। तो तुम ये ध्यान रखना कि इनके अंदर भी 0 का लफड़ा रहता है, ठीक है। तो भाई लोगों ये जो छोटी संख्या है और इन पॉइंट के बाद में जो 0 आएंगे वो सार्थक अंक होंगे। इस पॉइंट के दाईं तरफ जो 0 आएंगे वो सार्थक अंक होंगे, लेकिन उनकी भी शर्त है कि उनकी संगति इतनी तो टाइट नहीं हो कि वो दोनों के बीच में हो, लेकिन कम से कम 1 के तो संपर्क में हो। जी ये दोनों नॉन 0 है नहीं, तो इनके ऊपर तो पाबंदी है कि तुम्हारे दाएं बाएं दोनों तरफ नॉन 0 होना चाहिए। लेकिन दशमलव के अंदर इतनी स्ट्रिक्टता नहीं है, उनके अंदर ये कहा जाता है कि तुम उधर जाओ दाएं तरफ हटो, लेकिन
तो नॉन जीरो तो संख्या इधर होनी चाहिए और नॉन जीरो के दाईं तरफ जो जीरो होते हैं वो सारे के सारे क्या है, सार्थक अंक है। जैसे इसके अंदर बढ़ा तो इस जीरो, ये जीरो जो है इससे पहले कोई नॉन जीरो आना चाहिए तो इसको नहीं गिनेंगे, इससे पहले नॉन जीरो आना चाहिए नहीं गिनेंगे, ये खुद नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो और नॉन जीरो की आगे आ रहा है तो इसको भी क्या करेंगे। तो तुम्हारे कितने हो गए सार्थक अंक, आगे इसमें आते हैं सार्थक अंक सार्थक अंक सार्थक अंक सार्थक अंक सार्थक अंक सार्थक अंक सार्थक अंक। तो कितने आगे भाई लोग, 3 और 4 कितने हो गए 7 और ये तुम्हारा सार्थक अंक खत्म। तुम कोई संख्या बोल दो जगी तांचो खिला के बातें बोल दो सर पॉइंटर हम वो लास्ट को जीरो होगा गिनी चल रहा हां उनके अंदर भी हो जाएगा, इनके अंदर भी गिनेंगे। इसका कारण ये है कि जब तुम ये पॉइंट हटाओगे ना और नीचे क्या लगेंगे, जीरो लगेंगे, तो उन जीरो लगाने के अंदर इस जीरो की भी भूमिका होगी। कट जाएगा भाई बाद में कट जाओ चाहे, लेकिन नीचे जीरो की संख्या तो बढ़ गई है एक बार। तो सार्थक अंक वो अंक होते हैं जो किसी सवाल के अंदर अपनी भूमिका को निभाते हैं या उसके मान को चेंज कर सकते हैं, मान अपना सार्थक बना देते हैं। 2.408 4 बार जीरो 408 4 जीरो हाँ श्योर तुम सार्थक अंक से क्या बताइए। ओके सवाल पूछिए यार। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक नियम और। नियम ये देखो कि जो 10 की घातियां होती है, 10 की क्या है घातें, इनको कभी भी सार्थक अंक काउंट मत करना। जैसे 6.67 गुणा 10 की घात -11, बताओ किसका मान है, कैपिटल जी का मान है। कैपिटल जी बराबर 6.67 10 की घात -11 आता है। इसमें बताओ सार्थक अंक कितने हैं, 3 सार्थक। सर इसके आगे मार्क लगा नंबर से केजी स्क्वायर गए तब 10 में भी तो 10 तो जीरो ही है, उनको काउंट नहीं करना। तो आंसर कितना गए, कितने अंक हो गए तुम्हारे। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम्हें जैसा सवाल दिया जाए तुम्हें वैसे ही सार्थक अंक काउंट करने हैं। तुम अपना दिमाग में ऐसे मत लगाना कि हमें कह दिया 6.67 गुणा 10 की घात 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे 2 जीरो लगा देता हूँ, 2 जीरो लगा देता हूँ, फिर गिनता हूँ 1 2 3। असर ने कहा था कि 9 जीरो के बाद में कितने आ गए, ऐसे काम धीरे धीरे समझ के खड़ी है। यहाँ ऐसे मत सोचना तुमने गलत क्यों कर दिया, क्योंकि जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे भी क्या आएगा 10 की घात 2, वो तो इसको काट देगा। तो संख्या तो कितनी बची तुम्हारे पास, 3 ही तो बची। तो उत्तर कितना आना चाहिए था, ये आना चाहिए। तो यहाँ मान लो तुमने ऐसे कर दिया कि 6.67, सर ने कहा था कि 2 तो कट जाएंगे, लेकिन अब पेपर में तो कितने आए हैं, 3 आए हैं, तो 2 तो इससे कट गए, 1 यहाँ बच गया, तो संख्या हो गई 6 6 7 0। उत्तर कितने आ गए, 4। तो मैंने ये कहा था कि ये अब बिना दशमलव वाली बन गई। अब ये बिना दशमलव वाली बनते ही ये नियम लग गया और संगति देखनी पड़ेगी। संगति इसके अंदर स्ट्रिक्ट है कि दोनों तरफ नॉन जीरो आने चाहिए, इसके अंदर तो फिर एक ही है, तो भी उत्तर कितना आएगा। मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेते हैं तो उस पे सार्थक अंकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे तुम्हें कह दिया भाई लोगों 2.1 गुणा 2.8 सार्थक अंक बताओ कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं, इसमें गुणा करना पड़ेगा, पहले ये ऑपरेशन है इनको हल करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 4 1। तो उत्तर कितना आएगा 4 2, इसमें 2 इसके अंदर। ऐसे नहीं, पहले ऑपरेशन को अलग करो, बाद में जो संख्या बन रही है उसके अंदर देखो सार्थक अंक कितने आ रहे हैं, समझिएगा नहीं। तो 21 का स्क्वायर 441, तो इसमें अंक कितने आ रहे हैं, 3 सार्थक अंक होंगे। तुम्हारे इतना हार्ड पूछेगा नहीं, तुम्हारे नॉर्मल संख्या दी हुई आएगी उसके अंदर पूछेगा। किस्मत बढ़िया हुई तो एक एक नंबर के 4 सार्थक अंक पूछ लेगा बड़े नंबरों के अंदर, और उनमें संख्या बतानी है, इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 3 है। समझ गए, वो कोई खास बात नहीं है, इतनी चीज समझ में आ गई ना। तो ये तुम्हारे पार्ट नंबर 2 का कंप्लीट रिवीजन हो गया। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। अब हम करेंगे कौन से पार्ट का रिवीजन है, तीसरे पार्ट का रिवीजन। धन्यवाद।